जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत आज हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक विशेष प्रकार के ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण करती हैं, किसी अन्य ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण नहीं करती हैं। तो इस प्रकार के अवशोषण को हम वर्णात्मक अवशोषण यानी सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। हम आपको बता दें कि कांच भी उनमें से ही एक पदार्थ है जो सभी ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण नहीं करता है, कुछ निश्चित ऊष्मीय विकिरण का ही अवशोषण करता है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि इसका नाम हरित गृह यानी ग्रीन हाउस, इसमें हाउस शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है? तो अब हरित गृह प्रभाव का असर तो बहुत व्यापक है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है कि इसका नाम ग्रीन भी है। ग्रीन को हरित कहते हैं, हरा भरा, ग्रीन का मतलब तो हरा भरा होता है। तो ग्रीन भी है और हाउस भी है। तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या हुआ, इसको एक हम लोग संक्षिप्त उदाहरण के रूप में समझेंगे कि अगर हम कांच का कोई एक बक्सा ले लें और कांच का यह बक्सा चारों तरफ से बंद हो और अगर इसके अंदर हम कोई गमले में पौधा लगा दें, तो जब गमले में पौधा लगा देते हैं तो अब देखिए, सामान्यतः अगर हम किसी भी बंद डिब्बे में किसी पौधे को लगा देंगे ना, तो कुछ समय के बाद वो पौधा सूख जाएगा, पीला हो जाएगा, उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं, वो चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर कांच का कोई बक्सा हो और उसके अंदर कांच का कोई बक्सा या कांच का कोई डिब्बा हो, उसके अंदर अगर कोई पौधा लगाया जाए तो वो पौधा सूखता नहीं है, बल्कि हरा भरा रहता है और वो बड़ा होता जाता है। तो पहली बात तो हम ये बता दें कि पौधा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको हरित या ग्रीन कहते हैं। और यह बक्से के अंदर होता है, इसलिए इस बक्से को, चूंकि ये चारों तरफ से बंद रहता है, ये हाउस की तरह होता है, घर की तरह होता है, इसलिए इसको हरित और गृह कहते हैं। तो दो बातें तो क्लियर हो गई कि इसको हरित क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पौधा होता है जो हरा भरा होता है। और गृह क्यों कहते हैं, ये घर के जैसा होता है, तो हरित गृह हो गया। लेकिन वास्तव में ये हरित गृह प्रभाव क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कांच होता है, कांच वर्णात्मक अवशोषण करता है यानी सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य के ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण करता है, अन्य किसी ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण नहीं करता है। अब हम आपको ये बता दें कि अगर उच्च ताप से कोई ऐसी वस्तु है जिसका टेम्परेचर उच्च है, तो उच्च ताप के वस्तु से अगर ऊष्मीय विकिरण आता है ना, तो उस ऊष्मीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य कम होता है। ये जो टेक्निकल पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको याद रखे रहिएगा कि अगर कोई वस्तु बहुत गर्म है, जैसे सूर्य है, सूर्य का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर से आने वाला जो ऊष्मीय विकिरण होता है उसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। और अगर यही ऊष्मीय विकिरण लो टेम्परेचर के किसी वस्तु से उत्पन्न हो,
कोई ऐसी वस्तु जिसका तापमान कम है, सपोज कीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है और लोहे का टुकड़ा जब बहुत गर्म होगा तो उससे जो ऊष्मीय विकिरण उत्पन्न होंगे उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर घट जाए और उसमें जब ऊष्मा निकलने लगती है तो उससे निकलने वाले ऊष्मीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो ये बात आप जरूर याद रखे रहिएगा कि हाई टेम्परेचर के किसी वस्तु से ऊष्मीय विकिरण आएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, और लो टेम्परेचर के किसी वस्तु से अगर ऊष्मीय विकिरण आएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहां पर। तो अब पौधे के लिए, पौधा जिंदा तभी रहेगा जब उसको भोजन मिलेगा, और उसको भोजन तब मिलेगा जब उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब होगी जब उसको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा मिलेगी। तो अब हमने बताया कि ये कांच का बॉक्स है और कांच के बॉक्स के अंदर ये पौधा है। तो जानते हैं जब सूर्य से ऊष्मा आती है ना, तो चूंकि सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है इसलिए उससे जो ऊष्मीय विकिरण होता है उसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। और जब तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है तो वह ऊष्मीय विकिरण इस बक्से के अंदर चला जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन कांच एक ऐसा पदार्थ है कि इसके अंदर से ऊष्मा सीधे आर पार चली जाती है। यहां से ऊष्मा आएगी और यहां से सीधे अंदर चली जाएगी। अगर यही ऊष्मा किसी कोई कपड़ा आप फैलाए हैं, दीवार पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दीवार गर्म हो जाता है, लेकिन कांच के अंदर ऐसा नहीं होता है। कांच की ये विशेषता होती है कि जब ऊष्मा आती है तो ऊष्मा इसको पार करके सीधे इसके अंदर चली जाती है। यानी कांच केवल एक विशेष ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण करता है, सभी ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण नहीं करता है। तो जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य से ऊष्मीय विकिरण आता है, तो चूंकि सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक है इसलिए उससे आने वाला ऊष्मीय विकिरण जो होता है उस ऊष्मीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। तो कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण वह ऊष्मीय विकिरण बक्सा के अंदर चला जाता है, कांच का जो बक्स होता है चला जाता है। अब वहां अंदर जाने के बाद अब ऐसे समझ लीजिए कि चूंकि उसके अंदर पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, पानी भी डाला गया है, तो ये सारी चीजें भी ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो बाहर से आने वाली ऊष्मा तो इसके अंदर आ गई, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद उसका टेम्परेचर घटता है। तो जब टेम्परेचर घटेगा तो उसका तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा, और जब तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा तो चूंकि कांच की ये विशेषता होती है कि ये कम तरंग दैर्ध्य के ऊष्मीय विकिरण को ही अपने अंदर जाने देगा, अधिक तरंग दैर्ध्य के ऊष्मीय विकिरण को अपने अंदर से जाने नहीं देता है। तो चूंकि इसके अंदर आने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, और ये पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे भी ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। इसके अंदर मिट्टी पानी जो भी रखा गया होगा वो भी ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा। तो जब ये ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा तो चूंकि ये कम टेम्परेचर वाली वस्तु है और कम टेम्परेचर वाली वस्तु से उत्पन्न होने वाले ऊष्मीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो जब तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो यह तरंग दैर्ध्य अधिक होने की वजह से यह ऊष्मीय विकिरण इससे बाहर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। तो बाहर की ऊष्मा तो अंदर आ गई, लेकिन अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है, जिससे होता क्या है कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी
इसको पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर मिलता है, और पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर मिलता है तो ये पौधा जो है आसानी से अपना भोजन बना लेता है, और पौधा उस बक्से के अंदर चारों तरफ से बंद होने के बावजूद भी वह हरा भरा रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एक चीज बता दें, ये तो इसको हम इस घटना को कहते हैं हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। लेकिन इस ग्रीन हाउस प्रभाव का व्यापक असर पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर जैसा कि आपको मालूम है कि ओजोन छिद्र हो गया है, ब्लैक होल हो गया है, जिसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो अब हो ये रहा है कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर तो आ रही है, लेकिन पृथ्वी से ऊष्मा जो उत्सर्जित हो रही है वह ऊष्मा कहीं जा नहीं रही है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहने से ग्लेशियर, पहाड़ सब पिघल करके बह रहे हैं, और पिघल करके बहने से दिक्कत ये हो रही है कि आप जानते होंगे या पता किए होंगे कि समुद्र का तल ऊपर उठ रहा है। समुद्र का तल नॉर्मली कभी ऊपर नहीं उठता है, समुद्र का तल ऊपर उठ रहा है। तो समुद्र का तल ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग कहा जाता है या 2/3 भाग कहते हैं, कि 2/3 भाग जो है नीचे है और 1/3 भाग ही ऊपर रहता है, और जिस पर मानव रहते हैं। तो अब वो 1/3 भाग भी घटने लगा है। तो दो तरह से कहा जा सकता है कि समुद्र का तल उठ रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पृथ्वी समुद्र के अंदर जा रही है। तो अगर यही स्थिति बनती रही तो बाद में चल करके फिर वही प्रलय वाली कहानी आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मनुष्य यहाँ से विलुप्त, मनुष्य का पूरे जीवधारी विलुप्त हो जाएंगे। तो अब ये एक सीमा के अंदर हरित गृह प्रभाव, यानी पृथ्वी पर जितना हमको टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक जो टेम्परेचर मिलेगा तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। आप देखते हैं पहले ऐसा नहीं होता था, मई जून के मौसम में पृथ्वी का टेम्परेचर इतना अधिक हो जा रहा है, झुलसाने वाली धूप आने लग रही है, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का पॉजिटिव भी सेंस है और इसका नेगेटिव भी सेंस है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा स्टीफेन का नियम। तो स्टीफेन भी कहते हैं और कुछ लोग स्टीफन भी कहते हैं, स्टीफन का नियम। तो अब जो है ये स्टीफन का नियम क्या है, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। तो देखते हैं ये स्टीफन, अब देखिए स्पेलिंग से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हिंदी में कहीं स्टीफन लिखा गया है, कहीं स्टेफन लिखा गया है, कहीं स्टेफन लिखा गया है, लेकिन इनके नाम की इंग्लिश ये होती है स्टीफेंस रूल या स्टीफेंस लॉ हम कह सकते हैं। तो अब देखें, हम आपको बता दें कि स्टीफेन का नियम क्या है। देखें सन 1879 ईस्वी में भौतिक विज्ञानी स्टीफेन ने किसी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मीय विकिरण की ऊर्जा और उस पृष्ठ के ताप में एक संबंध बताया, और वह संबंध ये था कि किसी कृष्णिका के बारे में हमने बताया कि वे वस्तुएं जो संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर लेती हैं उन्हें आदर्श कृष्णिका कहते हैं। लेकिन एक बात ये भी रख रहिएगा कि जो वस्तुएं संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर लेती हैं वे वस्तुएं संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन भी कर देती हैं। तो जब जो संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण करेगी वो वस्तु काले रंग की होगी, और जो संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करेगी वो वस्तु सफेद रंग की होगी। अभी इन दोनों वस्तुओं को हम आदर्श कृष्णिका कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था।
तो किसी पृष्ठ से उत्पन्न होने वाले ऊष्मीय विकिरण उसके परम ताप के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये स्टीफेन ने बताया। स्टीफेन ने ये बताया कि किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप कैपिटल टी है और विकिरण ऊर्जा कैपिटल ई है, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुटेगा सिग्मा और ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4। तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो ये सिग्मा जो है स्टीफेन नियतांक कहलाता है। अब हम आपको बता दें कि ये तो स्टीफेन का नियम हुआ। अब इसको बहुत डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद आगे चल करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। अब इसके बाद एक और नियम आता है न्यूटन का शीतलन नियम। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसको हम कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। जब किसी गर्म वस्तु को हम रख देते हैं ना, तो जब गर्म वस्तु को हम रख देते हैं तो जैसे मान लीजिए हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई गर्म लोहा रख दिया गया है। तो जब गर्म लोहा रख दिए हैं तो धीरे धीरे लोहे का टेम्परेचर घटता है। तो जब लोहे का टेम्परेचर घटता है तो लोहे का टेम्परेचर तब घटता है जब वह ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो लोहा ऊष्मीय विकिरण का जब उत्सर्जन करता है तो उसके वजह से लोहा ठंडा होता है, लेकिन चारों तरफ का जो वातावरण है होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये हम कहते हैं कि उष्मा हानि की दर, भाई लोहे का टुकड़ा जो गर्म था वो ठंडा हो रहा है। तो ठंडा हो रहा है तो उसमें उससे उष्मा का हानि हो रहा है, उष्मा निकल रही है। तो उष्मा हानि की जो दर होती है वह दर उस वस्तु तथा वातावरण के बीच का जो टेम्परेचर होता है उस तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी उष्मा हानि की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस या तापांतर। ये है न्यूटन का शीतलन नियम। और इसी में एक छोटा सा नियम और आता है जिसे हम लोग कहते हैं वीन का नियम। तो वीन का नियम क्या है इसको आप समझ लीजिए। वीन का नियम, तो वीन का नियम ये है कि जब ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन होता है तो उससे निकलने वाला जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको याद रखे रहिएगा, ऊष्मीय विकिरण से उत्सर्जित होने वाला अधिकतम तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। जब टेम्परेचर, जिसको हमने बताया था हरितगृह प्रभाव में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। टेम्परेचर अधिक तो तरंग दैर्ध्य कम, और अगर टेम्परेचर कम तो तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसको वीन ने बताया था।
तो इस प्रकार ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द्रव्य का तापीय गुण, ये पूरे चैप्टर की थियरी जो है कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे और जब 1-2 दिन में न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो जितने भी टर्म हम आपको बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म था। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टीफेड का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम और वीन का नियम, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। इसमें से जितना हम बताए हैं एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा और हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।